हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब पर। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाली प्री बीएड और डीएड के बारे में प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कक्षा प्रावधान एवं प्रयोगात्मक शिक्षण विधियाँ। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड प्रश्न ही देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें और अपने वीडियो को एक दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला है, मस्तिष्क उच्छेलन शिक्षण विधि का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है रटने में मदद करना। दूसरा है विचारों की बड़ी समस्या का उत्पादन और समस्या समाधान। तीसरा है चुपचाप सुनना। चौथा है नोट्स बनाना। अगर आपको इसका सही उत्तर पता हो तो चैनल कमेंट ज़रूर करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह छात्रों को बिना किसी आलोचना के डर का कोई विकल्प सीखने में आज़ादी देती, यानी बिना डर के ये सिखाने में मदद करती है, उनको नए नए सवाल पूछने का मदद करती है। अगला प्रश्न है, क्या आपकी कक्षा में छात्र निरंतर शोर करते हैं तो उससे उचित कदम क्या होगा? यानी आपकी कक्षा में अगर कोई ज़्यादा शोर करता है तो उसके लिए उचित कदम क्या करेंगे आप, यानी क्या करेंगे उसके? तो पहला ऑप्शन है पूरी कक्षा को सजा देना। दूसरा है प्रधान अध्यापक से शिकायत करना। तीसरा है अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर पाठ को रोचक बनाना। चौथा है कक्षा से बाहर चले जाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। शोर अक्सर रुचि का संकेत है। रोचक सामग्री छात्र का ध्यान स्वतः केंद्रित कर देती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कक्षा को सुंदर दिखाने के लिए। दूसरा है छात्रों की इंद्रिय को सक्रिय कर अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए। तीसरा है शिक्षण का समय बचाने के लिए। चौथा है मनोरंजन के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बहुइंद्रिय अनुभव देखना और सुनना मस्तिष्क में सुनने को गहराइयों का अंकित करता है, यानी जो हम देखते हैं और सुनते हैं उसे भुलाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना यानी लेसन प्लान तैयार करने की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों को डराना। दूसरा है शिक्षण को व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख बनाना। दूसरा है केवल कागजी कार्रवाई पूरी करना। चौथा है शिक्षक की योग्यता दिखाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। एक अच्छी योजना समय प्रबंध और शिक्षण के सही क्रम को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड की सबसे बड़ी कमी क्या मानी जाती है? पहला ऑप्शन है यह बहुत महंगी है। दूसरा है इनमें छात्र निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं। तीसरा है यह बहुत कठिन है। और चौथा है इनमें अधिक समय लगता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। एक तरफा संचार होने के कारण छात्र की सक्रिय भागीदारी और रचनात्मकता कम हो जाती है। यानी जब टीचर पाठ का लेसन हमें बता रहे होते हैं तो वह सिर्फ बताते हैं, हमें कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? पहला ऑप्शन है सत्र की समाप्ति पर। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर। तीसरा है केवल प्रवेश के समय। चौथा है वार्षिक शिक्षण के बाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इनका उद्देश्य छात्र की प्रगति को समय समय पर जांचकर तुरंत सुधार करना है। अगला प्रश्न है,
कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है छात्र को व्यस्त सुनकर चुप कराना। दूसरा है उनकी समझ का स्तर जानना और चिंतन प्रेरित करना। तीसरा है समय पूरा करना। चौथा है उनकी कमियां निकालना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न पूछना शिक्षक को वह फीडबैक देता है कि छात्र विषय को कितना समझ रहा है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है फ्रोवेल। दूसरा है विलियम फिलप्रेक्टिक। तीसरा है जीन पियाजे। चौथा है मोटेसरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने वास्तविकता जीवन की समस्या को सुलझाकर सीखने पर बल दिया। किसने? विलियम फिलट्रेपिड ने। अगला प्रश्न है यदि कोई कक्षा छात्र पीछे गए प्रश्न सॉरी यदि कोई छात्र पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहा तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे डांट कर बैठा देना चाहिए। दूसरा है तुरंत उस किसी दूसरे छात्र से पूछना चाहिए। तीसरा है सहायक प्रश्न या संकेत मतलब हिंट देकर उसे उत्तर का पहचान दिलाना चाहिए। या चौथा है स्वयं उत्तर बताकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। संकेत देने से छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह उत्तर खोजने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? किस पर ध्यान देना चाहिए? पहला ऑप्शन है बहुत सारा पाठ लिखना। दूसरा है लिखावटी का स्पष्ट और मुख्य बिंदुओं का सारांश पर। तीसरा है केवल रंगीन चौक का प्रयोग करें। चौथा है बोर्ड के कोने में लिखें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड का कार्य छात्रों के लिए पाठ में निष्कर्ष को समझने में सहायता होना चाहिए। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है मेधावी छात्रों को अतिरिक्त काम देना। दूसरा है पिछड़ने वाले छात्रों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को दूर कराना। तीसरा है शिक्षण का वेतन बढ़ाना। चौथा है खेलकूद को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह उन छात्रों के लिए है जो किसी कारणवश कक्षा के औसत स्तर से पीछे रह गए हैं। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है अनुशासन का केंद्र। दूसरा है बच्चों का उद्यान। तीसरा है रटने का स्थान। चौथा है आधुनिक प्रयोगशाला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेडरिक फ्रोवेल के अनुसार बच्चे पौधों की तरह हैं जिन्हें शिक्षक माली की तरह विकसित करता है। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE में व्यापक का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है केवल अंकों का मूल्यांकन। दूसरा है शैक्षिक व अशैक्षिक खेल कला व्यवहार दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। तीसरा है केवल लिखित परीक्षा। चौथा है केवल लंबी परीक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। वह बच्चों के सर्वांगीण विकास के सभी पहलुओं को मापने पर जोर देता है। अगला प्रश्न है प्रभावी कक्षा संचार के लिए शिक्षक को अपनी आवाज़ में क्या करना चाहिए?
पहला ऑप्शन है हमेशा एक ही स्वर में बोलना, दूसरा है उचित स्तर चढ़ाना यानी का प्रयोग करना, तीसरा है बहुत धीरे बोलना, चौथा है केवल चिल्लाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। स्वर का उतार चढ़ाव छात्रों का ध्यान पाठ में महत्वपूर्ण बातें पर बनाए रखता है। अगला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक मेथड जिसे खोज विधि भी कहते हैं, इसके जनक कौन हैं? पहला ऑप्शन है H.E. आर्मस्ट्रंग, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है रूसो, चौथा है स्किनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें छात्र को एक खोजकर्ता या अन्वेषक की भूमिका में रखा जाते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए सबसे स्थायी तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों को डराना, दूसरा है छात्रों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना, तीसरा है मॉनिटर के कड़े अधिकरण देना, चौथा है जुर्माना लगाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जब छात्र स्वयं जिम्मेदारी समझते हैं तो अनुशासन कक्षा की संस्कृति बन जाती है। अगला प्रश्न है ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मकता पक्ष संबंधित है। पहला ऑप्शन है शारीरिक कौशल से, दूसरा है संवेगिक और भावनाओं से, तीसरा है मानसिक कक्षाओं और ज्ञान के स्तर से, चौथा है सामाजिक मेलजोल से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। इनमें संज्ञा, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण जैसे बौद्धिक चरणों का शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है एडगर डेल के अनुभव में शंकु के अनुसार सर्वाधिक अधिगम किसे होता है? पहला ऑप्शन है केवल पढ़ने से, दूसरा ऑप्शन है केवल सुनने से, तीसरा है वास्तविक अनुभव प्राप्त करने या कार्य को करने से, तीसरा है चित्र देखने से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। करके सीखना डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लगभग 90% तक अधिक जानकारी याद रहती है। अगला प्रश्न है छात्रों को गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है उन्हें घर पर व्यस्त रखना, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं का अभ्यास एवं स्व अध्ययन की याददाश्त देना, तीसरा है शिक्षण का काम आसान करना, चौथा है अभिभावकों को प्रसन्न कराना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह अधिगम को स्थायी बनाने और छात्रों को स्वतंत्रता सोच को विकसित करने के लिए होती है। अगला प्रश्न है यदि कोई छात्र प्रतिदिन कक्षा में देरी से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे स्कूल से निकाल देना, दूसरा है देरी का कारण जानने का प्रयास करना और मार्गदर्शन देना, तीसरा है उसे कक्षा से बाहर खड़ा करना, चौथा है नज़रअंदाज करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। देरी से पीछे पीछे पारिवारिक या परिवहन संबंधी समस्या हो सकती है, जिसे जानना शिक्षक का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कैसे बनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है बहुत महंगी और विदेशी, दूसरा है स्थानीय रूप से उपलब्ध कम लागत और प्रभावी, दूसरा है केवल डिजिटल और ऑनलाइन, चौथा है केवल बाजार से खरीदी गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कम लागत वाली सामग्री छात्र के लिए अधिक परिचालित और अनुप्रयोग उपयोग में सरल होती है। अगला प्रश्न है पुनर्बलन का शिक्षण का क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन है छात्र को डराने के लिए, दूसरा है छात्र को सही दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रशंसा पुरस्कार,
तीसरा है कक्षा में चुप रहने के लिए, चौथा है गृह कार्य देने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सकारात्मक पुनर्बलन वंशीय व्यवहार को दोहराने की संभावना को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों की तुलना में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वे, पहला ऑप्शन है सरल होते हैं, दूसरा है विश्वसनीय और मूल्यांकन में निष्पक्ष होते हैं, तीसरा है केवल रटने का अधिकारित होता है, चौथा है बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इनमें मूल्यांकन में शिक्षक की व्यक्तिगत पसंद या पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, खेल विधि का मुख्य प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है हेनरी वोल्टेकुक, दूसरा है अरस्तू, तीसरा है पॉवेल, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने माना कि खेल ही बच्चों के लिए सीखने का सबसे प्राकृतिक और आनंदमय तरीका है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना प्रश्नों का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है समय बिताने के लिए, दूसरा है छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए पाठ से जोड़ने और जिज्ञासा जगाने के लिए, तीसरा है अपनी विद्वता दिखाने के लिए, चौथा है छात्रों को डराने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। एक प्रभावी शुरुआत छात्र में मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार कर देती है। तो इसी के साथ आज का हमारा 25 प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे या अपने पेपर के लिए थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाकर और वीडियो देख सकते हैं।